अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्लास मैं आप लोगों के लिए कुछ अंतर, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, टुडे क्लास इज बेस्ड अपॉन सम डिफरेंसेस बिटवीन सम टॉपिक्स। आज के इस बायोलॉजी सेगमेंट में हम सभी कुछ अंतरों के बारे में दोस्तों, मेरा लेक्चर का पहला टॉपिक आधारित है कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में क्या अंतर होता है, अर्थात what is the differences between microsporogenesis and megasporogenesis। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं और मेगास्पोरोजेनेसिस को हम लोग गुरु बीजाणु या दीर्घ बीजाणु के नाम से जानते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम सभी ने विस्तार से अध्ययन किया कि किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, किस प्रकार से दीर्घ बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन का कार्य होता है, एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोष क्या होता है, उसकी रचना क्या है और महत्व क्या है। ये पिछले बायोलॉजी के क्लास में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है। आज के क्लास में मैं आपको लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के बारे में अंतर पढ़ाने जा रहा हूं। अगर कोई हमसे पूछता है कि लघु बीजाणु जनन अर्थात माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जनरली क्लास में हम लोगों को समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन और अर्धसूत्री विभाजन मियोटिक डिवीजन पढ़ाया जाता है। वैसे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अंतःसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, ये 4 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं जो कि अलग अलग सिलेबस में आपको मेंशन किया गया है। यहाँ लघु बीजाणु जनन की बात हो रही है, तो लघु बीजाणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में द्विगुणित अर्थात डिप्लॉयड लघु बीजाणु अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं और इस मियोटिक डिवीजन के वजह से अगुणित लघु बीजाणु हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जहां भी अर्धसूत्री विभाजन होगा अर्थात मियोसिस या मियोटिक डिवीजन होता है, वैसे कंडीशन में जब मदर सेल डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके जो डॉटर सेल बनाते हैं, उन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका विभाजन करके जब पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो उस पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह मातृ कोशिका से आधी होती है।
ये हम लोग सेल डिवीजन में पढ़े। लेकिन अगर वही आपको समसूत्री विभाजन कोई पूछता है, माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस कोई पूछता है, तो उसका जनरली हम लोग क्या परिभाषा देते हैं कि जब कोई मदर सेल, कोई मातृ कोशिका विभाजित हो और विभाजित होने के बाद डॉटर सेल या पुत्री कोशिका बनाती हो, तो उस पुत्री कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, वह क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका मदर सेल के क्रोमोसोम की संख्या से बिल्कुल बराबर होती है। उसमें कोई अंतर नहीं होता है, संख्या में ना कमी आती है ना संख्या में बढ़ोतरी होती है। किसमें? माइटोटिक डिवीजन में, समसूत्री विभाजन में। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह रिप्रोडक्शन की कार्य को कर सके। कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो निर्माण संतति का होता है, जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उस ऑफस्प्रिंग में दोनों सेक्स अर्थात मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर जो होते हैं वह शामिल होते हैं। इसलिए मियोटिक डिवीजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि यह जनन की क्रिया में लैंगिक जनन का कार्य करने में अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन वहीं अगर हम समसूत्री विभाजन को देखने के लिए जाए, तो समसूत्री विभाजन हमारे एजिंग को कंट्रोल करता है, हमारे बुढ़ापा, हमारे कमजोरी, हमारी जीर्णता को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में, जीव जंतुओं पौधों के शरीर में जो डीजनरेशन का फॉर्म हो रहा है, जो अपघटन का फॉर्म हो रहा है, उनके शरीर में जो कमजोरी आ रही है, उसको वो कंट्रोल करता है। हमारे इंजर्ड पार्ट को, पेड़ पौधों के इंजर्ड पार्ट को, जो क्षतिग्रस्त हिस्से हैं, उन क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनः मरम्मत करता है, रीजनरेशन का कार्य करता है, अर्थात पुनरुद्भवन का कार्य करता है। कोई अंग अगर जख्मी हो गए हैं तो उन जख्मी अंगों को बनाने का काम या लुप्त हुए अंगों को वापस लाने का काम कौन करता है? तो समसूत्री विभाजन करता है। वैसे समसूत्री विभाजन कुछ वेजिटेटिव या सोमेटिक प्रोडक्शन की क्रिया में भी देखा गया है, क्योंकि जब पौधे के या जंतु के कोई भाग टूटकर, नेचुरली या आर्टिफिशियल रूप से टूटकर नए जंतु का, नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो वह भाग से जो नया जंतु बनता है, नया पौधा बनता है, उसमें किसी प्रकार के क्रोमोसोम का डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलता है। उसमें जो गुणसूत्र पहले के पार्ट में रहते हैं, छोटे से भाग में रहते हैं, वही गुणसूत्र आपको पूरे पौधे का, पूरे शरीर का निर्माण होने के बाद वही गुणसूत्र की संख्या देखने को मिलती है। तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में अंतर क्या होता है? तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है दोस्तों, यह एंथर अर्थात परागकोश के परागधानी पॉलन सैक या लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। बायोलॉजी में टर्म्स का खेल होता है। बायोलॉजी में एक ही टर्म्स को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से थोड़े से हम जो लिटरेचर लिखते हैं, जो आपको लाइनें लिखते हैं, उन भाषा में कुछ शब्दों का समावेश ज्यादा हो जाता है। जैसे आपको मैंने यहाँ लिखा कि परागधानी या लघु बीजाणुधानी, परागधानी को पॉलन सैक या लघु बीजाणुधानी को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों एक ही पार्ट है, दोनों एक ही रचना है। अगर परागधानी दिया तो पर भी लघु बीजाणुधानी समझना है, लघु बीजाणुधानी दिया तो पर भी हमको परागधानी समझना है। तो यहाँ मैंने पहला पॉइंट में दिया, यह एंथर के परागधानी या लघु बीजाणुधानी के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। परागकोश हम लोग जानते हैं कि पौधे में 4 चक्र होते हैं, 4 हॉर्न होते हैं, जिसे हम लोग काइलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम कहते हैं, अर्थात बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग के नाम से जानते हैं। उनमें से पुमंग और जायांग अर्थात एंड्रोसियम और गाइनोसियम फूल के क्रमशः मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जाने जाते हैं। उसी एंड्रोसियम की इकाई को, पुमंग की इकाई को
स्टामेन कहते हैं, जिसे हिंदी में पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना है। एक आपको ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग एंथर कहते हैं, और नीचे के जो पार्ट होते हैं उसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। एंथर यानी पराग कोश, फिलामेंट अर्थात पुंतंतु। एंथर और पुंतंतु यानी पराग कोश और पुंतंतु को जो दोनों आपस में एक दूसरे से जहां वो जुड़ता है, उस स्थान को, उस खास जगह को हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। ये सारी चीजें हमने रिप्रोडक्शन का जब क्लास स्टार्ट किया था तो उसमें फूल के बारे में जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो फूल का क्या एनाटॉमी होता है, किस प्रकार से उसके कैरियर कौन कौन से चक्र होते हैं, उन चक्रों में कौन कौन सा शेप देखने को मिलता है, ये सब मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि यह एंथर के परागधानी, यानी एंथर में क्या होता है? परागधानी होता है। परागधानी छोटी छोटी सी रचनाएं होती हैं कोशिकाओं की बनी हुई, उसी के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का कार्य कंप्लीट होता है, संपन्न होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं? पहला पॉइंट में लिखा है, यह ओव्यूल या गुरु बीजाणुधानी अर्थात मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होने वाली प्रक्रिया। ओव्यूल मैंने अभी आपको बताया कि यह नर में होता है और यह कहां होगा? मादा में होगा। यह एंड्रोसियम में होता है और यह कहां होता है? गाइनोसियम में होता है। एंड्रोसियम के एंथर में यह क्रिया होती है और यह कहां होती है? गाइनोसियम के अंदर जो ओवरी पाया जाता है, गाइनोसियम अर्थात जायांग। जायांग के यूनिट को क्या कहते हैं? इकाई को क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, जिसे हिंदी में स्त्री केसर बोला जाता है। तो कार्पेल या पिस्टिल जिसकी इकाई स्त्री केसर है, अर्थात हमने कार्पेल या पिस्टिल को जब देखने के लिए जाते हैं तो कार्पेल या पिस्टिल आपको तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। ऊपर का स्टिग्मा जो प्लेटफॉर्म का काम करता है कि पॉलन ग्रेन आएगा तो उस पॉलन ग्रेन को वो अपने ऊपर क्या करेगा? कैच करेगा। तो वह जो होता है स्टिग्मा ऊपर का टिप होता है, ऊपर का भाग होता है। सबसे नीचे का भाग जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, वहां आपको क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है, ठीक है। और बीच का स्टिग्मा तथा ओवरी दोनों को जो पार्ट जोड़े हुए रहता है, जो सिलेंड्रिकल होता है, जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, खोखली भी हो सकती है या ठोस भी हो सकती है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नली के जैसी रचना है, उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। यानी हमने बतलाया कि स्टामेन दो पार्ट से मिलकर के बना है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। लेकिन अगर वही हम लोग कार्पेल या पिस्टिल को देखने जाए तो वो तीन पार्ट से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो हमारे ओवरी के अंदर, पेड़ पौधों के फूलों के ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है। ओव्यूल के अंदर या गुरु बीजाणु के अंदर, ओव्यूल को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु, यानी मेगा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब थैला होता है, जियम का मतलब क्या? थैला, एक बैग, एक ऐसा चेंबर, एक ऐसा कोष्ठ जिस कोष्ठ में कार्य संपन्न हो सकते हैं या उस कोष्ठ में कोई पदार्थ, कोई वस्तु रहता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखाया मेगा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम यानी स्पोर यानी बीजाणु, जियम मतलब थैला, मेगा मतलब बड़ा। बड़ा बीजाणु को, दीर्घ बीजाणु को, गुरु बीजाणु को अपने अंदर कलेक्ट करने वाला, अपने अंदर रखने वाला एक प्रकार का रचना है, जिसे हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं, बीजांड या अंडक भी कहते हैं। उसी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर कौन सी क्रिया होती है? मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है, ठीक है। तो यह मेल में होता है और यह फूल के फीमेल पार्ट में होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखने जाएं, इसमें डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हिंदी में द्विगुणित सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु मातृकोशिका से हेप्लॉयड पॉलन ग्रेन अर्थात अगुणित परागकण या माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगा स्पोरोजेनेसिस में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है वह मियोटिक डिवीजन करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है, और उस अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो रचना बनती है
उस रचना में जो गुणसूत्र की संख्या होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। डिप्लॉयड को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, 2n से, 2 और छोटी n से, और हैप्लॉयड को सिंगल n से। तो हमने कहा कि इसमें डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर से डिवाइड करेगा, कैसा डिवाइड करेगा, कैसे विभाजन करेगा, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन करके हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन या हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। ठीक वही बात यहां भी होगा दूसरा पॉइंट में। इसमें केवल हम लोग लिखाए हैं माइक्रोस्पोर और इसमें होगा मेगास्पोर। इसमें डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल अर्थात द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृकोशिका से हैप्लॉयड मेगास्पोर अर्थात अगुणित गुरु बीजाणु या एक सेल का निर्माण होता है। मैंने एक सेल क्यों दिया, बहुत सारी जगह या वीडियो में आप देखेंगे कि मेगास्पोर को एक सेल बतलाया गया है या नहीं भी बतलाया गया। तो जनरली देखिए, जब भी लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के पीछे जो पार्टनर भाग लेते हैं उसमें जो भी रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करने के लिए अपना योगदान देता है वो दो सेक्स होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो मेल के द्वारा मेल गैमेट बनता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट बनता है। तो इस क्रिया में मेगास्पोरेंजेनेसिस में फीमेल गैमेट बनेगा, तो फीमेल गैमेट क्या बनेगा, एक सेल बनेगा। तो एक सेल चूंकि बड़ा होता है किसके अपेक्षा, पॉलन ग्रेन के द्वारा, पॉलन ग्रेन के द्वारा जो मेल गैमेट बनता है उसके अपेक्षा क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो बड़ा रहने के कारण इसको हम लोग मेगास्पोर भी बोलते हैं। और चूंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, आधी होती है, इसलिए हम लोग इसको अगुणित या हैप्लॉयड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, आप यह माइक्रोस्पोरेंजियम में अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में अनेक माइक्रोस्पोर होता है, बहुत सारे माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा भी है कि आमतौर पर टेट्राड के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में अनेक माइक्रोस्पोर यानी छोटे छोटे जो है माइक्रोस्पोर बनते हैं। और मेगास्पोरेंजियम में साधारणतः एकल मेगास्पोर मदर सेल होता है। इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सिंगल, जनरली सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होता है। इसमें बनते तो होते तो अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस में होते तो अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, लेकिन भाग लेते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्थात सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं होती हैं। उनमें एकल मातृकोशिका जब विभाजन करती है तो 4 लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण करती है। इसमें क्या है, इसमें मेगास्पोरेंजियम में आमतौर पर एक मेगास्पोर मदर सेल पाया जाता है, एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका पाया जाता है, और वही एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका विभाजन करता है। और कैसा विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन। यहाँ जो विभाजन हो रहा है वह समसूत्री विभाजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या में कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें एक मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर डॉटर सेल बनते हैं वह मेगास्पोर डॉटर सेल कितना होता है, संख्या में 4 होता है। और ये चारों, अब सजावट को हम अरेंजमेंट को देखते हैं तो देखेंगे यहाँ पर जो 4 माइक्रोस्पोर बना है वो चारों माइक्रोस्पोर किस प्रकार से सजा हुआ रहता है, अरेंजमेंट उसका क्या होता है। तो उसके 2 अरेंजमेंट बताए गए हैं जनरली। एक अरेंजमेंट होता है चतुष्फलकीय जिसको टेट्राहेड्रल कहते हैं, या दूसरा अरेंजमेंट होता है समद्विपार्श्व आइसोबाइलेटरल टेट्राड। टेट्राड का मतलब हो गया 4, यूनी, बाय, ट्राई, टेट्रा। यूनी सिंगल, बाय 2, ट्राई 3 और टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। तो यहाँ टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं, यानी जो भी माइक्रोस्पोर बनते हैं वो 4 बनते हैं। लेकिन ये चारों माइक्रोस्पोर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, अरेंजिंग इनका किस प्रकार का होता है। तो चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय मतलब चतु मतलब 4, फलक मतलब कोना, 4 कोना में मौजूद रहता है, चतुष्फलकीय रहता है। और द्विसमपार्श्व सम्मित होता है। द्विसमपार्श्व सम्मित का मतलब हो गया पार्श्व यानी किनारे पर रहेंगे, 2 किनारों पर ये पाए जाते हैं। उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, देखिए चतुष्फलकीय का डायग्राम यहाँ मैंने बनाया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं।
और समद्विपार्श्व का मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको हम तो क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। तो यह आपको 4 क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है। चारों माइक्रोस्पोर की व्यवस्था कैसी होती है वह मैंने आपको डायग्राम के द्वारा, फिगर के द्वारा दर्शाने का काम किया। यहाँ पर जो 4 मेगास्पोर बनते हैं वो चारों मेगास्पोर रेखीय क्रम में सजे हुए रहते हैं। रेखीय क्रम मतलब लीनियर फॉर्म में सजे हुए रहते हैं। तो लीनियर फॉर्म में कैसे सजे हुए रहेंगे, देखिए 4 गो हमारा मेगास्पोर बना है। ये चारों मेगास्पोर एक के बाद एक व्यवस्थित, एक पर दूसरा, दूसरा पर तीसरा, तीसरा पर चौथा, इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय चतुष्क या लीनियर टेट्राड फॉर्म। इस फॉर्म में जो है आपका मेगास्पोर क्या रहता है, अरेंजमेंट उसका रहता है। तो ये हमारा हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में क्या अंतर होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग यह जानते हैं कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में क्या अंतर है। What is the differences between, what is the distinguish between male gametophyte and female gametophyte। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोसेस क्या होता है विस्तार के साथ। अब यहाँ हम दोनों में अंतर जब देखने के लिए जा रहे हैं तो कुछ पॉइंट यहाँ लिखा गया है, उसको ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट हमने लिखा है, यह लघु बीजाणु अर्थात माइक्रोस्पोर या परागकण से विकसित होता है। यानी मेल गैमेटोफाइट का निर्माण किससे होता है, पॉलन ग्रेन से होता है। क्योंकि मेल गैमेटोफाइट जब मैंने लिखा, मेल गैमेटोफाइट, मेल मतलब नर और गैमेटोफाइट का मतलब गैमिट, फाइट मतलब शरीर, नर युग्मक का शरीर। तो नर युग्मक का शरीर जो बनता है वह किससे बनता है, परागकण से। परागकण नर युग्मक नहीं होता, परागकण नर युग्मक नहीं होता, बल्कि परागकण जब जर्मिनेट कर जाता है, कब जर्मिनेट करता है, जब वह परागण क्रिया द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा फूल के मादा भाग स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो वहां पर जो उसको मतलब क्या कहता है, रेजिन मिलता है, स्टार्च मिलता है, ये सारे जो उसको मॉइस्ट पदार्थ मिलते हैं उसको वो अवशोषित कर लेता है और उसमें अवशोषण के बाद परागकण में स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाता है। अब फूलने के बाद उससे क्या निकलता है, एक्जाइन और एल्टाइन होता है, मैंने आपको बताया भी था पिछले क्लास में। तो परागकण जब जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करने के बाद उससे क्या निकलता है, इंटाइन निकलता है। यानी पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट हो जाता है तो उससे पराग नली जो है विकसित होती है और उसी पराग नली में आपका निर्माण किसका होता है, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, यानी नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो इसलिए मैंने कहा नर युग्मकोद्भिद, नर मतलब हमें समझ में आ रहा है, युग्मक मतलब भी हम लोग समझ रहे हैं, भिद का मतलब हो गया शरीर, फाइट शरीर। तो यह जो है लघु बीजाणु या परागकण से विकसित होता है। कौन विकसित होता है, तो नर युग्मकोद्भिद विकसित होता है। दूसरा हमने देखने जा रहे हैं इधर सेकंड पॉइंट में, सेकंड तरफ। तो सेकंड साइड देखिए, यहाँ यह जो है, यह बीजांड के न्यूसेलस में गुरु बीजाणु से विकसित होता है। बीजांड के न्यूसेलस में, बीजांड जो होती है उसमें बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, न्यूसेलस, चलेजा, माइक्रोपाइल, ये सारे आपको हमने दिखाए। क्या कहता है, इंटीगोमेंट्स, ये सारे कुछ हमने आपको दिखलाया था। तो यह जो ओव्यूल में न्यूसेलस पाया जाता है, न्यूसेलस एक रचना होती है, उस न्यूसेलस में गुरु बीजाणु से विकसित कौन होता है, मादा युग्मकोद्भिद। गुरु बीजाणु मतलब मेगास्पोर। मेगास्पोर अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे कि 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब वो चारों मेगास्पोर अरेंज कर जाता है लीनियर फॉर्म में, और जब लीनियर फॉर्म में अरेंज कर जाता है तो अरेंज करने के बाद क्या होता है, उससे जो है आपका क्या बनता है, मेगास्पोर तैयार। ठीक है, जो कि हम लोग कहें आप लोगों की एम्ब्रियो सैक उससे तैयार होता है।
अब दूसरा देख लीजिए पॉइंट, इसका प्रकीर्णन अर्थात बिखराव होगा। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? देखिएगा, बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो फल हवा के वजह से, तेज गर्मी के वजह से, कोई पक्षी टकरा जाए या कोई कीट पतंगा उससे टकरा जाए, तो टकराने के वजह से वह फल का जो आवरण रहता है वह आवरण फट जाता है, और आवरण के फटने से उसके अंदर जो बीज पाए जाते हैं, जो सीड पाए जाते हैं, वह सीड वातावरण में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। तो इसी बिखराव को हम लोग प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सन कहते हैं। इसका प्रकीर्णन होता है, किसका प्रकीर्णन, नल युग्मकों को, इसका प्रकीर्णन होता है, इसमें प्रकीर्णन नहीं होता है। अब आए मेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, इसमें पराग नलिका का निर्माण होता है, इसमें पराग नलिका का निर्माण होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बन रहा है क्या, उभरी, और उभरी से बनेगा एक सेल और इंडोस्पर्म। इसमें पराग नलिका का कहीं कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। तो इसमें पराग नलिका बनती है, इसमें पराग नलिका नहीं बनती है। चौथा पॉइंट में देख रहे हैं, इसमें तीन कोशिका, इसमें तीन कोशिका बनता है। कौन कौन कोशिका बनता है, एक ट्यूब सेल बनता है और दो मेल गैमेट बनता है। यानी जब पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसमें बताए थे कि एक जाइंग होता है जो आपका क्या होता है, स्पाइनस होता है, ऑर्नामेंटेड होता है, स्मूथ नहीं रहता बल्कि रुखड़ा रहता है, बाहर का आवरण होता है, और अंदर में आपको बताया कि पॉलन ग्रेन के अंदर वाला जो लेयर होता है, भित्ति जो होती है वह चिकनी होती है ना, जिसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। और जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, वह अंकुरित होता है, उसमें स्वेलिंग आता है, तो स्वेलिंग के वजह से जो एक जाइंग में पोर पाए जाते हैं या उसमें फ्यूरो जो पाया जाता है, जिसको जर्म पोर या जर्म फ्यूरो कहते हैं, जर्मिनल फ्यूरो कहते हैं, उसमें जो छेद होते हैं या उसमें जो छोटा छोटा जगह खाली गैप रह जाता है, वहां से इंटाइन एक पराग नली बनाते हुए बाहर निकलती है, और उसी पराग नली में आपको तीन कोशिका का निर्माण होता है। तीन कोशिका जिसमें एक ट्यूब सेल होते हैं और दो मेल गैमेट बनते हैं। शुरुआत में दो, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल से बनता है ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल डिवाइड करके बनाता है दो मेल गैमेट। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे जब आपको हम पढ़ाने के लिए जाएंगे कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ओव्यूल में किस प्रकार से वो फर्टिलाइजेशन करता है, तो वहां पर हम इसको डायग्राम के साथ आपको क्लियर करेंगे। तो इसमें तीन कोशिका होते हैं और इसमें 7 कोशिका होती है। सेकंड में क्या, मादा युग्मकोद्भिद में 7 कोशिका। 7 कोशिका कैसे कैसे तो देखेंगे। तीन एंटीपोडल सेल आपको बताया ही है कि ऊपर में चलेजल की तरफ क्या रहता है, तीन एंटीपोडल सेल प्रतिमुखी या प्रतिदेशांत कोशिकाएं होती है। एक सेल होता है बीच में, सबसे नीचे में जो है क्या होता है, एक अंड कोशिका होती है। उसके दोनों साइड, एक साइड बाया एक साइड दाया, बाया और दाया क्या होता है, दो सिनर्जिट होते हैं, दो सिनर्जिट होते हैं। बाएं और दाएं क्या होते हैं, दो सिनर्जिट होते हैं, दो सिनर्जिट होते हैं, दो सिनर्जिट होते हैं। सहायक कोशिका होता है। और उसके बाद हम ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में क्या देखते हैं, एक बीच में जो है सेंट्रल सेल पाया जाता है जो द्विगुणित होता है। ये सभी जो है तीन एंटीपोडल सेल हो, एक सेल एक हो या दो सिनर्जिट, ये सभी यानी 6 का 6 जो सेल बनता है वो हेप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। लेकिन एक जो बीच में कोशिकाएं बनती हैं जिसको सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं, यह सेंट्रल सेल क्या होता है, ये डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। तो मैंने बताया कि मेल गैमेटोफाइट में 7 कोशिका का निर्माण होता है, और वह 7 कोशिका कौन कौन सी होती है भाई, तो तीन एंटीपोडल सेल जो चेलेजा की तरफ रहता है, नीचे में 3 सेल होते हैं जो एक एपारेटस कहलाते हैं, उनमें से एक होता है एक सेल और दो होता है सिनर्जिट, बीच में एक सेंट्रल सेल पाया जाता है। तो इसमें कुल कितना हो गया, 3 1 4 2 5 और एक 3 1 4 4 2 6 6 1 7, टोटल आपको 7 कोशिकाएं बनी। अब पांचवा नंबर आप लोग देखते हैं, नर युग्मकोद्भिद। ट्यूब सेल पराग नली का निर्माण करता है। ट्यूब सेल से ही क्या होता है, पराग नली होती है, बनती है, और साथ ही साथ पराग नली के आगे वाले पोर्शन को वो क्या करता है, ब्रेकिंग करता है, उसको तोड़ने का काम करता है ताकि उससे मेल गैमेट मुक्त हो सके। तो ट्यूब सेल पराग नली का निर्माण करता है, निर्माण में मदद करता है, और नर युग्मक का वहन करता है। नर युग्मक क्यों, क्योंकि नर युग्मक पराग नली के अंदर ही रहता है, जबकि मेल गैमेट क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। फर्स्ट निषेचन और डबल निषेचन जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दो गैमेट बनते हैं, दोनों गैमेट बारी बारी क्या करते हैं, आपको सिनगैमी करते हैं, निषेचन करते हैं। पांचवा नंबर हम लोग देखने आए सेकंड साइड, एंटीपोडल सेल कुछ समय तक पोषण देता है, जो कि आपको कहां रहता है, नॉर्थ पोल की तरफ, चलेजा की तरफ, वह कुछ समय तक पोषण देता है।
सिनर्जिड पराग नलिकाओं को प्रवेश करने में मदद करता है, क्योंकि सिनर्जिड के पास आपको अंगुली के जैसा रचना पाया जाता है, जिसे हम लोग फिलिफॉर्म एपारेटस कहते हैं, और वहीं से क्या होता है, जनरली आपका पराग नली अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद सिनर्जिड क्या हो जाता है, सिनर्जिड कंजम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब एक सेल निषेचन कर लेता है, एक सेल से मेल गैमेट मिल जाता है, तो उसको आगे डेवलप करने के लिए जो पोषण चाहिए वो पोषण कौन देता है, सिनर्जिड देता है। इसके बाद एक सेल क्या बन जाता है, एक सेल निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण कर देता है, अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है, और बीच में जो सेंट्रल सेल जो डिप्लॉयड रचना होती है, वह डिप्लॉयड रचना सेंट्रल सेल क्या करता है, वह आपको डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूण कोश का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखें, यहाँ पर जो है आपका नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में क्या अंतर होता है। स्टूडेंट्स, वीडियो जब आप देखते हैं तो हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आए, आप उसको दोबारा देखें, बार बार देखें। जब आप बार बार देखिएगा, पॉज करके देखिएगा वीडियो को, तो मेरे बताए हुए सारे टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे, और धीरे धीरे जो कुछ उलझने रह जाती हैं, कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आ पाते हैं, तो इसका वजह यह है क्योंकि बहुत सारे शब्द, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम छोटा छोटा टॉपिक बांट के आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका रिलेशन किसी और टॉपिक से होता है, तो को रिलेटेड रहने के वजह से बहुत सारे शब्द हम हर जगह हर बातों को रख नहीं पाते। इसलिए आपको कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखनी पड़ेगी। मेरे सारे वीडियो को आप लोग देखें और बार बार देखें, इसे अपने मित्रों में, अपने कलीग्स में, अपने बैच में शेयर करें और लोगों को इसे देखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखते हैं, आप इसको लाइक करते हैं, आप अपना कमेंट करते हैं, आपसे जो मुझे एडवाइस मिलती है उस एडवाइस को हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं, आपके जो शिकायतें रहती हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मनोबल आगे बढ़ता है, हम इंस्पायर्ड होते हैं। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने से सीनियर लोगों के लिए और बेहतर तरीके से, बेहतर उसके अंदर कमेंट्स देते हुए, बेहतर उसके अंदर जानकारियां देते हुए आपको प्रस्तुत करें। इससे हम लोग को मनोबल मिलता है। इसलिए आप लोग वीडियो को देखें, उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं कंफ्यूजन रहे तो लिंक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप मेरे वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करें। ये हम अनुरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि एक बार में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टर्म समझ में नहीं आ पाते हैं, और साथ ही साथ हर टर्म का किसी दूसरे शब्द के साथ, किसी दूसरे टॉपिक के साथ रिलेशन होता है। इसलिए जब तक हम सीरीज में सीरियल वाइज हम वीडियो को नहीं वॉच करते हैं, हमें बहुत सारी जानकारियां नहीं हो पाती। ठीक है, ओके।